लास्ट टाइम हमने 3D यूनिवर्सेस में मेट्रिक का जिक्र किया था और 3D यूनिवर्सेस के अंदर देखा था कि कर्वेचर पैदा हो जाए तो मेट्रिक की फॉर्म कैसे चेंज हो जाती है। आज हम यूनिवर्स का मेट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स क्या है? यानी स्पेस टाइम। हमारे स्पेस टाइम का मेट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे और जो पहले हम कोशिश करेंगे वो विदाउट कर्वेचर होगी। यूनिवर्स में कर्वेचर ना होने का क्या मतलब है? यानी हम किसी ऐसे यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें कोई ग्रेविटी ना हो। अभी हम एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन स्टडी कर रहे हैं जिसमें कोई ग्रेविटी ना हो, तो हम फ्लैट स्पेस टाइम को स्टडी कर रहे हैं। स्पेस टाइम को स्टडी करने के लिए हम टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते, एज द नेम सजेस्ट। स्पेस टाइम के अंदर पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनको इवेंट्स कहा जाता है। तो स्पेस टाइम के अंदर जो मेन चीजें होती हैं आपकी इंपॉर्टेंट, वो इवेंट्स होती हैं। देखें, स्पेस टाइम के अंदर अगर आपके पास कुछ भी होता है, यानी कोई बंदा कोई बल्ब जलता है अचानक से, तो उस बल्ब की एक पोजीशन होती है जिसको हम एक्स वाई जी से डिनोट कर सकते हैं। मगर वो बल्ब किसी टाइम पर भी जला होता है जिसको हम टी से डिनोट कर सकते हैं। अब अगर आप फर्ज करेंगे कोई और इवेंट, ये फर्ज करें इवेंट हुआ है किसी पोजीशन x1 y1 z1 और t1 पर। आपको इसको स्पेसिफाई करने के लिए पोजीशन भी देनी पड़ी और टाइम भी देना पड़ा। अब समझे साथ एक और बल्ब जलता है, बल्ब नंबर 2, ये भी जलता है। और ये किस टाइम पर होता है? फर्स्ट करें इसकी पोजीशन x2 y2 z2 से डिनोट होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। और ये जो टाइम है इसका, ये हमारे पास t से डिनोट होता है और ये t2 टाइम पर हुआ है। यानी पहले ये बल्ब जला, ये हमारे पास इवेंट 1 होगा, और बाद में ये बल्ब जला, ये हमारे पास इवेंट 2 होगा। और इन दोनों के दरमियान फासला क्या है? इन दोनों की तरह हमें ये तो पता है कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेशल फासला है, जो इन दोनों के दरमियान स्पेशल डिस्टेंस है, वो कितना है? वो है डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा वाई स्क्वेयर प्लस डेल्टा जेड स्क्वेयर। ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देख के आए हैं। इन दोनों के दरमियान जो स्पेशल डिस्टेंस है वो ये है। मगर इन दोनों के दरमियान अब टेम्पोरल डिस्टेंस भी है, क्योंकि ये दोनों एक टाइम पे नहीं हुए। फर्ज करें ये 12 बजे हुआ है तो ये फिर हमारे पास 1 बजे हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक टेम्पोरल डिस्टेंस है। और टेम्पोरल डिस्टेंस कैसे हम मेजर करेंगे? जो इनके दरमियान टाइम का फर्क होगा वो होगा t2 माइनस t1। तो हमें यूनिवर्स के अंदर जो डिस्टेंसेस हैं वो हम खाली स्पेशल डिस्टेंस को देख के या खाली टेम्पोरल डिस्टेंस को देख के नहीं बता सकते। हमें स्पेस टाइम दोनों के डिस्टेंसेस का ख्याल रखना है और इन दोनों को मिलाकर एक मेट्रिक बनाना है, क्वांटिटी बनानी है जो स्पेस टाइम के अंदर डिस्टेंस दे हमें। वही ऊपर जो मैंने बल्ब्स के लिए बात की थी वो इधर मैंने जनरलाइज करके की है। इधर मैंने कोई से 2 पॉइंट बना दिए हैं जो कि स्पेस टाइम के अंदर इवेंट्स हैं। एक हमारा होगा इवेंट 1 और दूसरा हमारा होगा इवेंट 2। इवेंट 1 और इवेंट 2 के दरमियान जो स्पेशल फासला है वो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पता है, अगर थ्योरम से देख सकते हैं। और इवेंट 1 और इवेंट 2 के दरमियान जो टाइम का फासला है वो इन दोनों क्लॉक्स पर आ रहा है। एक t1 टाइम पर हुआ था और एक t2 टाइम पर हुआ था। अब ना हम जरा स्पेस टाइम मेट्रिक की फॉर्म गेस करने की कोशिश करते हैं। यानी एक ऐसा मैट्रिक जो अपने अंदर स्पेस को भी इंक्लूड करे और टाइम को भी इंक्लूड करे। तो देखिए, हम अपनी पिछली चीजों से इसको गैस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 डायमेंशंस के अंदर हमने जब डिस्टेंसेस फाइंड किए थे तो हमने ये पता किया था कि 2 डायमेंशंस के अंदर जो डिस्टेंसेस होते हैं, वो भी जब स्पेस का जिक्र किया था, यानी जिसमें बस 2 कोऑर्डिनेट्स हों, तो वो हमने ये फाइंड किया था कि वो डिस्टेंसेस होते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। बाद में हम इसको डिफरेंशियल से रिप्लेस कर देते हैं, बट दैट्स जस्ट अ डिटेल। तो उसके बाद जब हमने इसको 3 डायमेंशन में जनरलाइज किया और 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आ गए जिसमें हमारे पास एक्स वाई और जी होते थे, तो हमने कहा कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर बस एक थर्ड कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है वो ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। अब देखिए, हम 4 डायमेंशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम लाना चाहते हैं टी को भी अपने अंदर, इसके अपने मैट्रिक के अंदर शामिल करना चाहते हैं। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस? तो हम पहला गैस करते हैं। तो अब हम गैस करने की कोशिश करें। गैस नंबर 1, पहला डिस्टेंस का गैस ये हो सकता है कि स्पेस टाइम के अंदर हम सिंपली, जैसे हमने इसके अंदर बस z एक्सिस को ऐड कर दिया था उसका डिस्टेंस, तो हम यहाँ पर टाइम को ऐड कर देते हैं। डेल्टा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा
जेड स्क्वायर, यानी हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे पीछे हमने स्पेस के अंदर डेल्टा जी स्क्वायर ऐड कर दिया था, हमने इधर भी टाइम को बस सिंपली ऐड कर दिया है। क्या ये सही होगा? तो नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये एप्पल्स को ऑरेंजेस में ऐड करने वाली बात है। फिजिक्स में दो क्वांटिटीज मुख्तलिफ यूनिट्स की ऐड नहीं हो सकती। टाइम के यूनिट सेकेंड्स के होते हैं और डिस्टेंस के जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर्स के होते हैं। तो हमें ऐसा हम हरगिज नहीं कर सकते कि दो डिफरेंट यूनिट्स की क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर दें। तो चलें अब हम गेस नंबर 2 लगाने की कोशिश करते हैं। गेस नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम इनके यूनिट्स को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं टाइम को किसी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो टाइम के यूनिट्स होते हैं वो मीटर के बन जाते हैं। यानी अगर मैं डेल्टा टी को रिप्लेस कर दूं विद सम वेलोसिटी टाइम्स डेल्टा टी, तो ये जो यूनिट्स होते हैं ये सेकंड्स से बन जाते हैं मीटर्स के यूनिट्स। तो अब हमने ये देखना है कि कौन सी वेलोसिटी चूज करें, क्योंकि हमने यूनिट्स तो बराबर करने हैं, मगर कौन सी वेलोसिटी, तो हमारे पास तो इन्फिनिट ऑप्शन है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यूनिवर्स खुद हमें एक ऐसी वेलोसिटी बताता है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से, जो कि इंतहाई स्पेशल है। तो हम उस वेलोसिटी को यूज करते हैं और वो वेलोसिटी हमारे पास है c। स्पीड ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी है वो एक ऐसा कांस्टेंट है यूनिवर्स के अंदर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये वाला कांस्टेंट यूज करते हैं और हम क्या करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ एडिंग डेल्टा टी वी एड सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। कि ये अब तो ये काम कर जाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा गैस है, मगर नहीं, ये भी काम नहीं करता। जो एक्चुअल आंसर है ना, चले मैं आपको वो बता ही देता हूँ, वो सिंपल गैस वर्क से निकल ही नहीं सकता। वो एक्चुअली टाइम कंपोनेंट के साथ माइनस साइन आता है, तो ये हो जाता है माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये टाइम कंपोनेंट के साथ माइनस साइन क्यों आया है, और ये आखिर ऐसा क्यों है, स्पेस टाइम के अंदर डिस्टेंसेस इस फॉर्मूले से क्यों मेजर होते हैं। अफसोस मैं इस बात का आपको कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकता स्पेशल रिलेटिविटी की गहरी डिटेल्स में जाए बगैर, मगर आप के लिए बेहतर होगा, इस कोर्स में आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस माइनस साइन को एक लॉ ऑफ द यूनिवर्स समझ लें। अभी एक और लॉ ऑफ द यूनिवर्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी मैं कोई खास रीजन नहीं दूंगा, मैं कहूंगा बस इसको एक्सेप्ट कर लें। इधर भी ये ऐसा ही है कि ये माइनस साइन डालना जरूरी है, इससे स्पेशल रिलेटिविटी के जो लॉज होते हैं ना वो कंसिस्टेंट रहते हैं, इसलिए हमें ये माइनस साइन यूज करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें इसको बस माइनस साइन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर स्पेशल रिलेटिविटी के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करता है। तो लेट्स जस्ट फॉर नाउ फॉर आवर पर्पसेस लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट एज अ लॉ। एक इधर से ये भी साबित होता है कि ऑल्दो हम कहते हैं कि आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम को मिला दिया, एक कर दिया, लेकिन इस माइनस साइन से ही ये शो हो रहा है कि टाइम फिर भी अपनी यूनिकनेस कहीं ना कहीं आकर दिखा देता है। इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम एज स्पेस। ये जो अभी हमने डिस्टेंस, स्पेस टाइम डिस्टेंस निकाला है, अगर हम इसमें डेल्टास को डिफरेंशियल से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये मैट्रिक बन जाता है। ये मैट्रिक पहली बार हरमन मिन्कोव्स्की नाम के मैथमेटिशियन ने डिराइव किया था, और ये मैट्रिक डिस्टेंसेस बताता है स्पेस टाइम के अंदर जब कोई ग्रेविटी मौजूद नहीं होती। जब ग्रेविटी मौजूद होती है तो यही मैट्रिक चेंज हो जाता है। जैसे हमें पता है कि कर्वेचर की वजह से मैट्रिक की फॉर्म चेंज हो जाती है, तो एक तो इससे भी सबूत है कि ग्रेविटी कर्वेचर है। जब हम आइंस्टाइन की थ्योरीज यूज करते हैं और ग्रेविटी को इंक्लूड करते हैं तो मैट्रिक की ये फॉर्म नहीं रहती, मैट्रिक की फॉर्म चेंज हो जाती है। एक बात इधर नोटिस करने की है कि ये जो क्वांटिटी है डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर, दिस इज जस्ट लाइक द स्पेशल थ्री डायमेंशनल फ्लैट स्पेस कार्टेशियन मैट्रिक। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो हमने थ्री डायमेंशनल स्पेस में मैट्रिक निकाला था ये वही है। तो अगर हम अपने स्पेशल कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दें, मतलब हम इधर कोऑर्डिनेट चेंज कर दें, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम निकलें
और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करें, जिनको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि क्या होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हमें पता है कि 3D जो मेट्रिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर किस तरीके से चेंज होता है, ये बन जाता है -c² dt², क्योंकि देखिए स्पेशल कोऑर्डिनेट्स चेंज किए ना हमने, तो टाइम वाले फैक्टर पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, बस ये जो पूरी क्वांटिटी है ये चेंज हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा dr² प्लस r² d θ² प्लस r² sin² थीटा d φ²। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस बता दी थी, और बस कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे जाना है, और ये आप लोगों पे छोड़ दिया था कि इसकी जो कार्टेशियन से मेट्रिक की कन्वर्जन है पोलर में, वो आपने खुद करनी है। अब अगेन इस चीज को हमने d⍵² डिफाइन किया था, तो हम वो पुट कर देते हैं ताकि हमारा मेट्रिक सिंपल रहे। तो अब से हम जो मेट्रिक यूज करेंगे ऑलमोस्ट ऑलवेज, वो अगर हमने स्पेस टाइम का मेट्रिक दोबारा यूज किया तो वो हम इस फॉर्म में करेंगे, -c² dt² प्लस dr² प्लस r² d⍵²। ऑफ कोर्स ये जो d⍵² है ये इधर से r² कॉमन लेने के बाद आता है। तो ये हम मेट्रिक की फॉर्म यूज करेंगे। ये भी वही फ्लैट स्पेस मिन्कोवस्की मेट्रिक ही है, मगर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने कार्टेशियन से स्फेरिकल बना लिए। मिन्कोवस्की मेट्रिक की इंतहाई डीप डिटेल में हम एक अपेंडिक्स वीडियो में जाएंगे। एक और लॉ ऑफ द यूनिवर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और मैथमेटिकल लॉ है कि जब भी आपने किसी भी मेट्रिक में, यानी चाहे कर्वेचर हो, ग्रेविटी हो, ना हो, अभी तो हम बगैर ग्रेविटी के फ्लैट स्पेस टाइम की बात कर रहे हैं, फ्लैट स्पेस टाइम जिसको मिन्कोवस्की मेट्रिक भी कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो कोई भी मेट्रिक हो उसके अंदर जो पाथ ऑफ लाइट है ना, कि लाइट कैसे सफर करेगी, वो जो मेट्रिक है उसको जीरो डाल कर आता है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये क्यों है ऐसा। अगेन मैं आपको इसकी कोई रीजन खास नहीं बता सकता बगैर स्पेशल रिलेटिविटी की डिटेल्स में जाए हुए। तो मैं आपको कहूंगा कि ये भी आप लोग एक्सेप्ट कर दें कि जब भी आपको लाइट का पाथ चाहिए होता है, एक लॉ ऑफ फिजिक्स के तौर पर ये एक्सेप्ट कर लेंगे, जब भी आपको लाइट का पाथ चाहिए होता है तो आपको मेट्रिक को जीरो डालना पड़ता है। यानी अगर मैं इधर मेट्रिक को जीरो पुट कर दूं तो ds² भी जीरो हो जाएगा। अगर मैं ds को जीरो पुट कर दूं तो ये मेरे पास -c² dt² प्लस dr² प्लस r² d⍵² की इक्वेशन है। ये हमारे पास लाइट की इक्वेशन है कि लाइट किस तरीके से मूव करेगी। मगर क्यों है ये लाइट की इक्वेशन, कैसे है, ये हम आगे जाकर देखेंगे। अभी के लिए आप इसको एज अ लॉ, एज अ मैथमेटिकल लॉ एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर फिर भी आप मेरी तरह स्टबर्न है और आपको हर चीज की कोई ना कोई रीजन चाहिए होती है, चाहे वो हैंड वेवी ही क्यों ना हो, तो इसके लिए एक रीजन ये है कि लाइट की जो स्पीड है ना, वो अल्टीमेट स्पीड लिमिट है हमारे यूनिवर्स की। कोई भी चीज नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल कर पाए सिवाय लाइट के इटसेल्फ। तो इस अल्टीमेट स्पीड लिमिट पर जो भी चीज ट्रेवल करती है ना, उसके लिए जो स्पेस टाइम के अंदर डिस्टेंस होता है, जो कि मैट्रिक से डिनोट किया जाता है, वो जीरो हो जाता है। खाली स्पेस के अंदर नहीं, खाली टाइम के अंदर भी नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के अंदर जो डिस्टेंस होता है लाइट के लिए, वो जीरो हो जाता है। इस वजह से इसके पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए हम ds को, जो कि स्पेस टाइम डिस्टेंस है, जीरो पुट कर देते हैं। अब हम अपने आप को उन फिजिसिस्ट के शूज के अंदर डालकर सोचने की कोशिश करेंगे जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का मेट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी एक एक ऐसा डिस्टेंस का, स्पेस टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला देखने की कोशिश कर रहे थे जो कि एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में भी काम आए, जो कि एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को डिनोट करे, उसकी इक्वेशन थे। अब हमारा जो इसमें सबसे अच्छा क्लू है ना, जिस क्लू को लेकर हमने चलना है, कि हमने अपने यूनिवर्स का मॉडल ऐसे बनाना है मैट्रिक बनाने के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी मैथमेटिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहले एक मॉडल बनाना पड़ता है। तो हमने एक इस तरीके का मॉडल बनाना है जिसके अंदर हमें ये पता हो कि हबल्स लॉ होल्ड करता है, यानी कि जो डिस्टेंसेस हैं गैलेक्सीज के दरमियान, हर एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, गैलेक्सीज के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास जो सबसे अच्छा क्लू है वो ये है कि जो यूनिवर्स है वो होमोजीनियस होना चाहिए और आइसोट्रोपिक होना चाहिए, यानी गैलेक्सीज की तादाद एक इलाके में भी सेम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अनदर प्लेस, और आइसोट्रोपी भी होनी चाहिए, यानी हर डायरेक्शन में यूनिवर्स सेम नजर आना चाहिए। तो जब हम अपने यूनिवर्स का कोई मॉडल बनाएंगे तो हमें यूनिवर्स का मॉडल कुछ
इन दोनों चीज़ों को ख्याल में रख के बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने यूनिवर्स का एक मॉडल बनाया है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज़ किए हैं। इस मॉडल के अंदर जितने भी आपको स्पेस टाइम के अंदर, स्पेस के अंदर, सिर्फ स्पेस बनाई है, आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, उन सब पर समझे एक गैलेक्सी है, ठीक है। और हर गैलेक्सी जो है वो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट पर है, यानी हम ओरिजिन पर हैं, बाकी ये गैलेक्सी कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 पर है, दूसरी गैलेक्सी कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 पर है, तीसरी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। उसी तरह उससे पीछे वाली गैलेक्सीज को हमने -2 -3 का नाम दे दिया। और इसी तरह वाई एक्सिस में भी 1 2 और -1 -2, ठीक है। हम इस रेड गैलेक्सी पर फोकस करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें तो 1 1 है। हमने ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से बनाया है, हर गैलेक्सी जो है वो एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट पर है। और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करता है ना, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक्सपैंड करता जाता है। इस बात का क्या मतलब है ये अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। हमने खुद को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पर इसलिए रखा है क्योंकि ऑल्दो यूनिवर्स का होमोजेनिटी और आइसोट्रोपी की वजह से कोई सेंटर नहीं होता, मगर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो कि ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है उनको हम सेंटर दे सकते हैं। इस वक्त जो ओरिजिन पर हम हैं, हमारा जो रेड गैलेक्सी से डिस्टेंस है वो किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, मैं इसके दरमियान एक लाइन लगा देता हूँ। तो ओरिजिन से लेकर ये जो रेड गैलेक्सी है इनके दरमियान मैंने ब्लू लाइन लगा दी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये हम अगेन इस ट्राइंगल से मेजर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसका जो y में डिस्टेंस है उसको मैं डेल्टा y कह देता हूँ, जो कि 1 के बराबर है क्योंकि इसके y कोऑर्डिनेट 1 है। और जो x में डिस्टेंस है उसको मैं डेल्टा x कह देता हूँ, जो कि ऑल्सो 1 के बराबर है क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो भी 1 है। और जो एक्चुअल डिस्टेंस है जो मेजर करेंगे हम हमारे दरमियान और इस गैलेक्सी के दरमियान, उसको मैं डेल्टा एस से डिनोट करता हूँ। तो एट अ गिवन टाइम, यानी इस टाइम पर हमने यूनिवर्स को रोक कर देख रहे हैं, हमें पता है यूनिवर्स एक्सपैंड करता है और हमारे मॉडल में भी करेगा, लेकिन एट अ गिवन टाइम अगर हम यूनिवर्स को रोक कर देखें तो हमारे दरमियान और ये जो रेड गैलेक्सी है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैं किस फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, उसको मैं अगेन पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, सेम ओल्ड थिंग जो हम पहले देख चुके हैं। मगर अब जब ये यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा तो फिर देखिएगा हमें इस मॉडल में कैसे चेंज लाना पड़ेगा। और इसमें जो की पॉइंट होगा वो वही याद रखिएगा कि जैसे जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती हैं, हमने क्योंकि गैलेक्सीज के ऊपर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम के हर कोऑर्डिनेट फिक्स किया हुआ है, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी साथ एक्सपैंड करता है यूनिवर्स के। अब देखें जब यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा कि हमारा यूनिवर्स दूर जाएगा, तमाम गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाएंगी। अगर अब इतने इस मामले में, यूनिवर्स के मामले में एफिशिएंट हो गए हैं, तो आप ये भी सोच सकते हैं तमाम पॉइंट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अगर आप पॉइंट्स के उसमें सोच सकते हैं तो फिर आपको ये गैलेक्सीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये भी सोच सकते हैं कि स्पेस जब एक्सपैंड करती है तो हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से दूर जाता है। देखिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनाया था कि मैंने आपको जैसे कहा था कि हर पॉइंट के साथ एक कोऑर्डिनेट एक्स एसोसिएटेड है, यानी इधर जो डेल्टा एक्स था वो भी क्योंकि 0 से 1 तक एक्स डिस्टेंस था, एक्स कोऑर्डिनेट 1 था, तो वो डेल्टा एक्स 1 था। और इधर डेल्टा वाई भी 1 था क्योंकि 0 से 1 तक जो गैलेक्सी थी वो 1 1 पर खड़ी थी। और जो इनके दरमियान मैंने एक डिस्टेंस डिफाइन किया था, एक्चुअल डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर और इस गैलेक्सी तक जो कि 1 1 पर खड़ी है रेड गैलेक्सी, उसके दरमियान जो एक्चुअल डिस्टेंस था वो डेल्टा एस स्क्वायर था। और एट अ गिवन टाइम हमने देखा था कि डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर के बराबर था। अब देखिए यूनिवर्स जब एक्सपैंड कर गया तो क्या हुआ है, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी साथ एक्सपैंड कर गया। इन दोनों के दरमियान जो एक्चुअल डिस्टेंस है, यानी अगर हम एक मीटर रूल बहुत बड़ा सा निकालें अर्थ से और उस गैलेक्सी तक जाए, तो वो मीटर रूल जो मेजर करेगा वो डेल्टा एस मेजर करेगा। तो क्या रिलेशन है डेल्टा एस का डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के साथ? क्या अभी भी जो एक्चुअल डिस्टेंस है हमारे दरमियान और इस गैलेक्सी के दरमियान, क्या वो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर से, यानी पाइथागोरस थ्योरम को सिंपली यूज करके निकाला जा सकता है? तो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि चलें पहले तो हमने मान लिया कि ये डेल्टा एक्स भी हमने 1 ले लिया था, डेल्टा वाई भी हमने, जो क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 1 1 था, हमने 1 ले लिया था, तो हमने इनको यूज करके डिस्टेंस। लेकिन अब तो ये इम्प्रूव क्या कहते हैं, यूनिवर्स एक्सपैंड कर गया। अब अगर दोबारा डेल्टा एक्स, क्योंकि नजर आ रहा है हमें कि क्योंकि कोऑर्डिनेट्स भी साथ एक्सपैंड कर गए हैं, अब अगर दोबारा डेल्टा एक्स हम 1 ले लें और डेल्टा वाई हम 1 ले लें, तो डेल्टा एस स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो दोबारा 2 आ जाएगा, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स 2, जो कि पिछले केस में भी आता है। तो ये तो एक्सपेंशन के लिए अकाउंट ही नहीं कर रहा।
इसका मतलब है जो पिछला आंसर था, हमें जो नया मैट्रिक बनाना पड़ेगा उसके अंदर जो हमारा पिछला आंसर यानी ये वाला आंसर आया था, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक ऐसे फैक्टर से जो कि इस टोटल का यानी डी एक्स, डी अभी डेल्टास में बात कर रहे हैं हम, जो कि इस टोटल का यानी डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ये जो पहले जो डिस्टेंस था इसके साथ हमें एक ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो एक्चुअली इसके इंक्रीज होने का ख्याल रखे। उस फैक्टर को हम ए स्क्वायर कह देते हैं क्योंकि हम सारी बात स्क्वायर्स में कर रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो उसका स्क्वायर रूट लेकर आता है। उस फैक्टर को हम ए स्क्वायर कह देते हैं, मगर हमें पता है कि यूनिवर्स फिर से एक्सपैंड करेगा, फिर हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और यूनिवर्स फिर से एक्सपैंड करेगा तो फिर से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इससे अच्छा है हम अपने ए स्क्वायर को टाइम का फंक्शन बना दें जो कि इंक्रीज करता है विद टाइम। यानी कि हम स्पेस की एक्सपेंशन को इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, अगर हम एक्सपेंडिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें, फिर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सपेंशन को डिनोट कर दें इस ए वाले फैक्टर से जो कि एक फंक्शन ऑफ टाइम है, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करता जाता है with the factor that's needed to find the actual real distance between the between us and the galaxy, or for that matter between any two galaxies. अभी हमने देखा कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन के लिए अकाउंट करने के लिए हमें जो अपना डिस्टेंस का आम फॉर्मूला है उसके अंदर ए स्क्वायर टी यानी उसकी एक्सपेंशन के लिए एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो टाइम के साथ इंक्रीज करे, यानी डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी इंटू डी एक्स स्क्वायर। अब मैं डिफरेंशियल्स में बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो जो डिस्टेंसेस हैं वो मिनिएचर हो जाए तो फिर हम डिफरेंशियल्स में डेल्टास को डी से अगेन रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, अब मैं इसको थ्री डायमेंशंस में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो वही काम है, हम इसको सिंपली थ्री डायमेंशंस के अंदर जनरलाइज कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर टी को हम डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने की बजाय इसमें हम प्लस कर सकते हैं डी जेड स्क्वायर, तो ये थ्री डी जनरलाइजेशन हो जाएगी। और अगर मैं इसके अंदर टाइम को भी डालना चाहूँ, व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड अ स्पेस टाइम मेट्रिक ऑफ एन इंक्रीजिंग यूनिवर्स, जिसके अंदर तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वही स्पेशल रिलेटिविटी वाला जुगाड़ के साथ मैं करूंगा कि माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, जो कि स्पेशल रिलेटिविटी की कंडीशन है कि टाइम को इस तरीके से अपने मैट्रिक के अंदर ऐड किया जाता है, यानी 2D से 3D स्पेस के अंदर एक्सटेंशन तो सिंपली डी जेड स्क्वायर ऐड करके हो जाती है, मगर स्पेशल रिलेटिविटी की कंडीशन की वजह से 4D टाइम के साथ जो जनरलाइजेशन है वो माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऐड करके करनी पड़ती है। ये हो जाएगा प्लस डी एक्स स्क्वायर, सॉरी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो मैं भूल गया, ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर टी इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अच्छा, अगर ये ए स्क्वायर टी का फैक्टर इधर तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इधर मैंने टाइम के बाहर क्यों रखा है, टाइम को मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि टाइम की एक्सपेंशन का कोई मतलब नहीं है, ये तो डिस्टेंस है जो कि टाइम में एक्सपैंड कर रहा है, तो टाइम नॉर्मली ही गुजरता है यूनिवर्स के अंदर, जो डिस्टेंस है वो दो पॉइंट्स के दरमियान इंक्रीज होता जाता है, इस वजह से सिर्फ डिस्टेंस वाले टर्म्स के साथ मैंने ए स्क्वायर टी का फैक्टर मल्टीप्लाई किया और टाइम के साथ मैंने ए स्क्वायर टी का फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं किया। अब किसी को अगर ये ए स्क्वायर टी देखा देखा लग रहा है, आप कहेंगे ये मैंने कहीं पहले देखा है, तो आप बिल्कुल सही है, ये वही गुड ओल्ड स्केल फैक्टर है जो हमने पहले दो लेक्चर्स में देखा था। ये हमारे पास स्केल फैक्टर ही वापस आ गया, मगर अब जनरल रिलेटिविटी की शक्ल में वापस आया है। एक्चुअली आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन से भी डेरिवेशन की जा सकती है, मगर मुझे ये इंटुइटिव डेरिवेशन ज्यादा अच्छी लगती है। अब देखें, अगर हमारे पास ये जो क्वांटिटी है, जो स्पेशल क्वांटिटी है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 3D स्पेस मैट्रिक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर टी वाले फैक्टर को भूल जाएं तो ये बिल्कुल 3D स्पेस जैसा है। तो अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दूं, यानी एक्स वाई जी से, बिल्कुल जैसे हमने अभी मिन्कोवस्की मैट्रिक के साथ किया था, मैं एक्स वाई जी से आर थीटा पी कोऑर्डिनेट्स में आ जाऊं, तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, अगेन स्पेशल कोऑर्डिनेट्स चेंज किए, टाइम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फैक्टर ऐसा का ऐसा रहेगा क्योंकि ये स्पेस किसी स्पेशल कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पर डिपेंड करता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बाकी ये डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर हमें पता है ये बन जाते हैं डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर।
तो ये मैंने डी ओमेगा स्क्वायर लिख दिया इधर। तो ये अब क्या है, ये फॉर्मूला है एक एक्सपेंडिंग स्पेस टाइम का, जिसके अंदर स्पेस एक्सपेंड कर रही हो पोलर या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और इसके बाद हम यही फॉर्म यूज करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो हमने एक्सपेंडिंग स्पेस टाइम का मैट्रिक बनाया, उसमें जो आर कोऑर्डिनेट है उसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। लेकिन फ्लैट स्पेस में आर कोऑर्डिनेट ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट का डिस्टेंस होता था, तो अभी भी ये तकरीबन उसी तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन है कि ये जो आर कोऑर्डिनेट, अगर हम ओरिजिन पे खड़े हैं, इस गैलेक्सी का जो रेडियल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ओरिजिन, वो आर से डिनोट होगा। मगर हमें पता है कि यूनिवर्स क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है, तो ये गैलेक्सी हमसे दूर जाएगी, लेकिन इसका आर कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम जो कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं अब, वो भी एक्सपेंडिंग कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आर भी इस गैलेक्सी के साथ साथ एक्सपैंड करेगा। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा यूनिवर्स की एक्सपेंशन के बाद या किसी भी टाइम पर, वो आर को एक स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आएगा, जो कि इधर हमने ये डिफाइन किया है, ए ऑफ टी। तो ये स्केल फैक्टर जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें एक्चुअल डिस्टेंस देगा, जिसको अब हम डी पी का नाम दे रहे हैं। इसको प्रॉपर डिस्टेंस भी कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेट डिस्टेंस आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि बस लेबल है किसी गैलेक्सी का या किसी पॉइंट का, और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करता है वो लेबल तो सेम रहता है, मगर उस लेबल को हम स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल मेजरेबल डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। यानी हबल ने जैसे किसी गैलेक्सी से जो डिस्टेंस फाइंड किया था, वो आर नहीं था बल्कि वो डी पी था, यानी प्रॉपर डिस्टेंस था। अब हम दो किस्म के डिस्टेंसेस डिफाइन कर सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, यानी वो एक ऐसा डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज नहीं होता, वो हमारे कोऑर्डिनेट्स के जरिए डिफाइन किया जाता है। और क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स एक्सपेंडिंग होते हैं, तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के साथ वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता। जैसे इसकी एग्जांपल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारी आर की है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर इसकी एग्जांपल है। दूसरा प्रॉपर डिस्टेंस होता है, यानी वो एक्चुअल मेजरेबल फिजिकल डिस्टेंस होता है, जो कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर हम अपने आर कोऑर्डिनेट को एफ टी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो होता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस निकालना पड़ता है दो पॉइंट्स के दरमियान, और फिर उस कोऑर्डिनेट डिस्टेंस को जब ए ऑफ टी से मल्टीप्लाई करें, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो वो डी पी बन जाता है। डी पी अब हम प्रॉपर डिस्टेंस को कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस मैट्रिक को मजीद जनरलाइज किया जा सकता है। फ्रीडमान रॉबर्टसन वॉकर मैट्रिक फिर इसको कहेंगे। देखिए, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा गया स्पेस टाइम का मैट्रिक है, मगर इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमने मैट्रिक बनाया है उसमें डी ओमेगा स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर आता है, और इधर एस कैपा स्क्वायर आर लिखा हुआ है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, और ये इतना मुश्किल नहीं है। फ्रीडमान रॉबर्टसन वॉकर ने एक साथ ये सवाल उठाया था कि हमारे यूनिवर्स की तो तीन किस्म की ज्योमेट्रीज हो सकती हैं जिसमें आइसोट्रॉपी और होमोजेनिटी प्रिजर्व रहे। वो तीन कौन सी किस्म है? एक स्फेरिकल जो कैपा इक्वल्स 1 से डिनोट होती है, एक फ्लैट जो कैपा इक्वल्स 0 से डिनोट होती है, और एक हाइपरबोलिक जो कैपा इक्वल्स -1 से डिनोट होती है। अगर हमें नहीं पता कि यूनिवर्स की कौन सी ज्योमेट्री है, तो हमें यानी यहाँ पे उन्होंने ये फैक्टर डाल दिया कि अगर यूनिवर्स हमें कभी एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि फ्लैट है, तो हम कैपा इक्वल 0 डाल लेंगे। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये एस की तीन वैल्यूज हो सकती हैं, तो कैपा इक्वल 0 होगा तो आर स्क्वायर के बराबर होगा ये, तो जो हमने मैट्रिक डिराइव किया ये सेम वही मैट्रिक बन जाएगा। और अगर कैपा 1 के बराबर होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाएगा, तो हमारा यूनिवर्स स्फेरिकल होगा, और फिर हम इसकी वैल्यू ये वाली आर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर आर ओवर आर नॉट डाल देंगे, इसमें आर नॉट हमारे स्फेरिकल यूनिवर्स का रेडियस होगा, तो ये बन जाएगा। और अगर हमें कभी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कैपा -1 के बराबर है और हमारा यूनिवर्स हाइपरबॉलिक है, तो आर नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर आर ओवर आर नॉट बन जाएगा। कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंटल मकासद में से जो एक मकसद है वो ये है कि हम कैपा की वैल्यू फाइंड करें, और यूनिवर्स का रेडियस फाइंड करें किसी तरह एक्सपेरिमेंटली, और स्केल फैक्टर फाइंड करें। इन तीनों क्वांटिटीज को अगर हम फाइंड कर लें, तो हमारे पास यूनिवर्स की कंप्लीट मेट्रिकल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आ जाती है। आगे जाके हम इस मैट्रिक को यूज़ करेंगे, और हम देखेंगे हम मैट्रिक को यूज़ करके कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। और दो इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स हैं जो हम इस मैट्रिक के ज़रिए भी करने लगे हैं। अब ना मैं आप लोगों को कुछ जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स देने लगा हूँ, इससे पहले कि हम मैट्रिक को यूज़ करें और उसके साथ कैलकुलेशंस करना शुरू करें। तो ये जो जनरल टिप्स हैं, ये ना सिर्फ आपको अभी काम आएंगी, बल्कि जब आप एक्चुअली में जनरल रिलेटिविटी रिगरसली भी स्टडी करेंगे, यानी अगर आप लोग ब्लैक होल्स की कभी स्टडी करते हैं, ब्लैक होल्स का भी अपना मेट्रिक होता है, स्टार्स का भी अपना मेट्रिक होता है, किसी भी किस्म का आपको जनरल रिलेटिविटी का मेट्रिक दिया जाता है,
स्पेस टाइम का, कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द ऐसे होती है, स्टार्स के इर्द गिर्द ऐसे होती है। तो उस मैट्रिक से आप इन जनरल जिस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं ना, वो मैं आप बताने लगा हूँ, मगर हम इसको FRW मैट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। तो पहले पॉइंट वन, ये ऐसा नहीं है कि आपने इनको स्टेप्स में फॉलो करना है, ये है कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने करना। पहले बात तो ये, किसी भी का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का कहा जाए तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। यानी ब्लैक होल को कहा जाएगा तो आपने ब्लैक होल का मैट्रिक रखना है, मगर हम क्योंकि यूनिवर्स के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम यूनिवर्स का जो मैट्रिक है वो यूज़ करेंगे। तो यूनिवर्स का क्या मैट्रिक है, उसे FRW मैट्रिक कहते हैं। एक एक्सपेंडिंग स्पेस टाइम का माइनस सी स्क्वायर ए ऑफ टी स्क्वायर dr square plus s of kappa square r d ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे यूनिवर्स का मैट्रिक है। इसके बाद मतलब आप यूनिवर्स के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये मैट्रिक लिख के शुरू करेंगे। इसके बाद सेकेंड टिप ये है कि आपको मैट्रिक का मतलब पता होना चाहिए कि मैट्रिक जो है वो डिस्टेंसेस बताता है स्पेस टाइम के अंदर। अब फर्ज करें आप किसी एक पॉइंट इन टाइम पर स्पेशल डिस्टेंसेस में इंटरेस्टेड हैं, और वो भी सिर्फ रेडियल डिस्टेंसेस में। तो अगर आप सिर्फ रेडियल डिस्टेंसेस में इंटरेस्टेड हैं और वो भी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो आपको पता है कि आप टाइम का चेंज भी नहीं देखना चाहते, यानी आप dt को भी ज़ीरो पुट कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आप सिर्फ रेडियल यानी r कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हैं, उसके चेंज में इंटरेस्टेड हैं, तो और आप तो फिर आप एंगुलर डिस्टेंसेस भी नहीं देखना चाहते, यानी d ओमेगा, जो कि किस चीज़ के बराबर होता है, ये होता है साइन थीटा, r साइन थीटा डी फाइव प्लस आर डी, आर नहीं होता इसमें, सिर्फ एंगुलर फैक्टर्स आते हैं, तो साइन थीटा डी फाइव प्लस डी थीटा। ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये भी फिर ज़ीरो के बराबर हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। यानी अगर आपको रेडियल डिस्टेंसेस चाहिए तो आप ये जो मैंने ऊपर क्वांटिटी ज़ीरो डाली है इनको ज़ीरो डाल सकते हैं, और फिर आप मैट्रिक को इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें ये वाली चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी, फिर ये वाली पूरी क्वांटिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, और आपको फिर रेडियल जो डिस्टेंसेस हैं उसकी इक्वेशन चाहिए, वो मिल जाएगी ऐसे करके। और फिर आप अगर आपको एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए होगा, ये तो स्क्वायर में है ना, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इन्फिनिटेसिमली सेपरेटेड रेडियल पॉइंट्स। तो आप इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो स्क्वायर से नीचे हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो सिंपल वन की पावर आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और फिर अगर आपको एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए, यानी अगर आपको आप यहाँ ओरिजिन पे खड़े हैं और कोई गैलेक्सी किसी कोऑर्डिनेट r पर है, तो आपको एक्चुअल अगर डिस्टेंस चाहिए तो आप फिर इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करके ए ऑफ टी डी आर हो जाएगा। वो पता है कोई भी गैलेक्सी अगर आर पर है तो हमने डिफाइन ही आर को ऐसा किया हुआ है कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा भी तो जो आर है वो फिर भी सेम ही रहेगा, आर नहीं चेंज होता, उसके लिए ए ऑफ टी है। अब यानी कि अगर हम इंटेग्रल करेंगे तो आर जीरो से आर तक जाएगा, और ये एक्चुअल डिस्टेंस हमें बताएगा जिसको हम प्रॉपर डिस्टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर डिस्टेंस की इक्वेशन आ जाएगी, ए ऑफ टी आर। ये मतलब मैंने एक एग्जांपल दी है। अगर आपको रेडियल डिस्टेंसेस में आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस तरीके से अपने मैट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रेडियल डिस्टेंसेस में इंटरेस्टेड नहीं है और आप किसी एक पॉइंट इन टाइम पर एंगुलर डिस्टेंसेस पे इंटरेस्टेड हैं, वो भी आप फर्ज करें आप फाई के अंदर चेंज में इंटरेस्टेड नहीं है, आप सिर्फ थीटा के अंदर चेंज में इंटरेस्टेड हैं, तो आप डी आर को भी ज़ीरो डाल सकते हैं। तो इधर हम एंगुलर चेंजेस थीटा के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो अगर हम ऐसे चेंजेस में इंटरेस्टेड हैं तो हमें फिर डी आर को भी ज़ीरो डाल देंगे, और किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम इंटरेस्टेड हैं तो डी टी को भी ज़ीरो डाल देंगे, और हम किस चीज़ को ज़ीरो डाल देंगे, डी फाइव को भी ज़ीरो डाल देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे आ जाएगी, फिर मैट्रिक को यूज़ करके अगर आप ऊपर मैट्रिक में इन सारी चीज़ों को ज़ीरो डाल दें तो हमारे पास दे देता है वो ए स्क्वायर टी और आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। या आप ऊपर मैट्रिक में चीज़ों को ज़ीरो पुट करके देख सकते हैं। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैट्रिक से ऐसे सॉल्व की जाती हैं चीज़ें। अगर आपको कोई डिस्टेंस चाहिए हो किसी एक ख़ास डायरेक्शन में और एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो आप बहुत सारा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने मैट्रिक को, गिवन द सिचुएशन दैट यू नीड। तो पॉइंट टू ये है कि कंसीडर द सिचुएशन दैट यू नीड एंड पुट थिंग्स इक्वल टू ज़ीरो टू मेक योर लाइफ ईजी एंड टू यूज़ द मैट्रिक। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट थ्री पर।
पॉइंट 3 में अगर आप लाइट के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप लाइट का पाथ देखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था ds को 0 डाल दें, तो ये आपके पास इस तरीके से लाइट की इक्वेशन आ जाएगी, माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, मैंने मतलब मैट्रिक में ds को 0 डाल दिया, तो ये माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर टी डी आर स्क्वायर प्लस एस कैपा स्क्वायर आर एंड देन वी विल हैव डी ओमेगा स्क्वायर। अब फर्ज करें आप लाइट के किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, आप लाइट के टाइम के साथ कैसा पाथ आएगा आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप सिर्फ उसके रेडियल पाथ में इंटरेस्टेड हैं, तो आप फिर से डी ओमेगा को 0 डाल सकते हैं और आपके पास लाइट की इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी, सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी डी आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूरी टर्म फिर 0 हो जाएगी। आगे जाके हमने ये यूज़ भी करना है, तो इसलिए अब ये हमारे पास क्या है, पाथ ऑफ लाइट है। आगे जाके हम देखेंगे वैसे किस तरीके का पाथ है। तो इस तरीके से हम मेट्रिक को यूज़ करते हैं, लाइट के लिए ds को 0 डाल देते हैं, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट्स चाहिए हो रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन के लिए, एक्चुअल डिस्टेंसेस चाहिए हो, तो हम एंगुलर डिस्टेंसेस चाहिए तो r को 0 dr को 0 डाल देते हैं, और अगर हमें सिर्फ r वाले डिस्टेंसेस चाहिए और रेडियल, तो हम ओमेगा वाले फैक्टर्स को 0 डाल देते हैं। ये बस मैंने आपको बताया है कि ज़रूरत के मुताबिक आप मेट्रिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में आपको इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को 0 डालने की ज़रूरत पड़ेगी और मुख्तलिफ चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने मेट्रिक के साथ। तो इन जनरल जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ज़्यादातर वो लाइट से रिलेटेड होती हैं, तो आप ds को 0 डाल देते हैं, या डिस्टेंसेस से रिलेटेड होती हैं, तो आप फिर जो डिस्टेंस चाहिए होता है उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं और बाकी टर्म्स को 0 करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने ये बताया, ये अभी मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, ना ही इस चीज़ का कोई ख़ास मकसद था। अच्छा, मैट्रिक से हम हबल्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, बल्कि हबल्स लॉ जो है वो हमारे मैट्रिक के अंदर बिल्ट इन है। तो अब हम पिछला जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इंपॉर्टेंट, उनको यूज़ करेंगे हमने, यानी अब हमारा मकसद है कि हबल्स लॉ डिराइव करें हम। तो अगेन हम पहले मैट्रिक लिखेंगे, डी एस स्क्वायर इक्वल्स माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी डी आर स्क्वायर प्लस एस कैपा स्क्वायर आर डी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमें अब हबल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, हबल खड़ा हुआ था अर्थ के ऊपर और उसने दूर एक गैलेक्सी देखी, जिस गैलेक्सी से उसका जो रेडियल जो डिस्टेंस उसने देखा, यानी हबल किस चीज़ में इंटरेस्टेड था, एट अ गिवन मोमेंट इन टाइम वो रेडियल डिस्टेंसेस में इंटरेस्टेड था उस गैलेक्सी से। ठीक है, अब हमने अब अपने मैट्रिक को अगर यूज़ करें और फर्ज करें कि इस गैलेक्सी का जो रेडियल कोऑर्डिनेट है वो ये r है, और इस गैलेक्सी का जो प्रॉपर डिस्टेंस है, यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस है, उसको हम dp से डिनोट करें, जो कि मैट्रिक से आएगा। तो यानी हम अपने मैट्रिक में क्या कर सकते हैं, हबल एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इंटरेस्टेड था तो हम dt को 0 डाल सकते हैं, और क्योंकि वो रेडियल डिस्प्लेसमेंट्स में इंटरेस्टेड था तो हम d ओमेगा वाले फैक्टर को भी 0 डाल सकते हैं, क्योंकि बोथ d फाई एंड d थीटा आर गोइंग टू बी 0, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब हबल के एक्सपेरिमेंट को यानी हम मैट्रिक की शक्ल में देख रहे हैं, तो अगेन अगर हम ये सारी चीज़ें कर लें तो हमारे पास मैट्रिक कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी एस स्क्वायर ए स्क्वायर टी टाइम्स डी आर स्क्वायर। ओके, अब अगर हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाता है डी एस इज इक्वल्स टू ए ऑफ टी डी आर। अब हम मजीद क्या कर सकते हैं, हबल्स लॉ देखें, हमने हबल्स लॉ की तरफ जाना है। हबल्स लॉ क्या कहता है, वो एक मोमेंट इन टाइम पर, यानी अगर आज किसी गैलेक्सी की वेलोसिटी v है तो वो एक मोमेंट इन टाइम पर वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी को रिलेट करता है टू द डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि प्रॉपर डिस्टेंस मेजरेबल डिस्टेंस होता है विद हबल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हबल्स लॉ, ये इसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं। तो एक तो हमें डिस्टेंस चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर वेलोसिटी चाहिए, और हम किस गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे गैलेक्सी की बात कर रहे हैं क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट r पर वो गैलेक्सी है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए, तो जो ds है वो तो प्रॉपर डिस्टेंस देगा, तो वो 0 से प्रॉपर डिस्टेंस तक इंटीग्रेट होगा, और जो रेडियल कोऑर्डिनेट है ये 0 से r तक इंटीग्रेट होगा, क्योंकि हमें a ऑफ t जो है पता है कि ये टाइम का फंक्शन है, और इंटेग्रल जो है वो पूरा r का फंक्शन है, और r कांस्टेंट होता है, टाइम में चेंज नहीं होता, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए हैं। देखिए, हमारे कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है,
कभी कभी एक अच्छी नोटेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें उससे ज़्यादा फिजिक्स दे देता है जितना एक्सपेरिमेंट्स देते हैं। तो ds, अब जब हम ds ये वाली साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें dp दे देगी, क्योंकि dp माइनस जीरो हो जाएगा। और ये वाली साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा at और r। यहाँ से मैं r को अलग से लिख सकता हूँ, मैं r को लिख लेता हूँ dp। अब क्योंकि मुझे पता है dp टाइम का फंक्शन है, क्योंकि ये a ऑफ t के साथ रिलेटेड है, डिवाइडेड बाय a ऑफ t, यानी dp और a ऑफ t की जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहती है, हालांकि दोनों खुद टाइम में चेंज होते रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हमें क्योंकि वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकालना है तो हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक सबस्क्रिप्ट है, ये उसको डिफरेंशियल ना समझिएगा, ये बस सबस्क्रिप्ट ये बता रही है ये प्रॉपर डिस्टेंस है, इसको कहते होते हैं प्रॉपर डिस्टेंस। इसको कोई डिफरेंशियल ना समझ लीजिएगा आप, ठीक है। ये p जो शो कर रहा है प्रॉपर डिस्टेंस यानी मेजरेबल डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से, क्योंकि a ऑफ t तो टाइम का फंक्शन है। अगर मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दूं और मैं जो डिफरेंशियल है उसको डॉट से डिनोट करूं, यानी अगर मैं dp का डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको भी मैं dp ऊपर डॉट से डिनोट कर रहा हूं। और a ऑफ t का भी जब मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको मैं a डॉट से डिनोट कर रहा हूँ। और डॉट्स हमेशा टाइम डेरिवेटिव्स को शो करेंगे, कभी पोजीशन या उसके डेरिवेटिव्स को डॉट नहीं शो करेंगे। तो डॉट फिजिक्स में जरा यूनिक कन्वेंशन है कि जब भी किसी क्वांटिटी के ऊपर डॉट हो तो वो उस क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जब ये लिया तो हमारे पास डी पी डॉट आ जाएगा, जो कि उस गैलेक्सी का प्रॉपर डिस्टेंस है, कि वो कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो जाएगा, ये तो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और ये फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि ये आगे a ऑफ t के साथ जब हम डेरिवेटिव लेंगे, अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये a डॉट बन जाएगा, ये भी टाइम का फंक्शन है। और साथ हमारे r आ जाएगा, r इज अ कांस्टेंट बिकॉज वी हैव डिफाइंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वे। अब इस रेड वाली इक्वेशन से देखें कि हम r की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम इसी इक्वेशन के अंदर अगर r को पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dp ऑफ t डिवाइडेड बाय a ऑफ t। और साथ हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे की ऐसी आ जाएगी, a डॉट ऑफ t इज इक्वल्स टू b ऑफ t, ठीक है। अब मैं इसको a ऑफ t को मैं इधर ले आता हूँ, इसके साथ लिख देता हूँ, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी v ऑफ t इज इक्वल्स टू a डॉट ऑफ t डिवाइडेड बाय a ऑफ t dp ऑफ t, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इस वाली क्वांटिटी को मैं h ऑफ t के बराबर कह देता हूँ। किसी को ये जो है ना रिपीट होती हुई भी लग रही होगी, जी हाँ, ये बिल्कुल एक वही वैसी ही कैलकुलेशन है जो हमने पहले भी एक वीडियो में की थी, बस अब हमें यही सेम कैलकुलेशन हम मेट्रिक के जरिए कर रहे हैं। तो इस क्वांटिटी को मैंने h ऑफ t का नाम दे दिया, ठीक है। यही इक्वेशन मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। v ऑफ t इज इक्वल टू h ऑफ t d p of t। This is the relation in time between velocity, दिस हबल्स पैरामीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था हबल्स कांस्टेंट बन जाता है ये अगर हम आज का टाइम डाल दें, और द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन अ गैलेक्सी जो कि मेजर किया था हबल ने। तो हमने हबल्स लॉ डिराइव कर लिया, मगर हबल्स लॉ तो कांस्टेंट की शक्ल में था। तो अगर हम t को t नॉट डाल दें, यानी ये सारी वेलोसिटीज भी आज के टाइम पर नोट करें, h की वैल्यू भी आज के टाइम पर नोट करें, डिस्टेंस भी आज के टाइम पर नोट करें, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल्स टू h नॉट d ऑफ p। इधर v ऑफ t नॉट को मैंने v का नाम दिया खाली, h ऑफ t नॉट को मैंने खाली h नॉट का नाम दिया है जो कि हबल्स कांस्टेंट बन जाएगा, और dp ऑफ t नॉट को मैंने खाली dp का नाम दिया ताकि ये हबल्स लॉ की फॉर्म में डिनोट वो हो जाए। अच्छा, इधर एक बड़ी मजे की बात है, क्या बता रही है ये इक्वेशन हमें, दिस इक्वेशन इज टेलिंग अस द वेलोसिटी ऑफ अ गैलेक्सी दैट इज एट अ डिस्टेंस dp। अगेन लेट मी रिपीट, ये हमें एक ऐसी गैलेक्सी की वेलोसिटी बता रही है जो डिस्टेंस dp पर है। फर्ज करें अगर मैं वेलोसिटी c के बराबर डाल दूं, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर डाल दूं, तो आई जस्ट वांट चेक, और आज के ही दिन मतलब आजकल में मैं ये नोट करता हूँ, यानी अब आजकल h की वैल्यू h नॉट है ना, तो मैं c इज इक्वल्स टू h नॉट
डी ऑफ पी लिखता हूँ और देखते हैं ये हमें क्या डी ऑफ पी देता है। ये हमें प्रॉपर डिस्टेंस दे रहा है सी ओवर एच नॉट का, और हमें अभी एच नॉट की वैल्यू पता है, वो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताई थी, और सी की वैल्यू भी हमें पता है। तो मैं वैल्यूज में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट आता है 4300 मेगा पारसेक। यानी एक गैलेक्सी जो हमसे तकरीबन 4300 मेगा पारसेक की दूरी पर है, जो कि अच्छी खासी दूरी है, ये तकरीबन शायद 45 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी बनती है। यानी लाइट को उस गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए, या उस गैलेक्सी से हम तक आने के लिए तकरीबन 45 बिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे। ये उतनी दूरी बनती है। यानी एक गैलेक्सी अगर इतनी दूर है हमसे, तो वो गैलेक्सी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। क्योंकि देखें, ये इक्वेशन बताती है वेलोसिटी ऑफ अ गैलेक्सी एट द डिस्टेंस डी पी, हमने वेलोसिटी सी डाल दी है। हालांकि रिलेटिविटी की जो, अगर किसी ने स्पेशल रिलेटिव पढ़ी है, तो उसको पता है कि इक्वेशंस फेल हो जाती हैं स्पेशल रिलेटिविटी की जब भी वेलोसिटी को सी के बराबर डाला जाए। लेकिन जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस फेल नहीं होती जब वेलोसिटी को सी के बराबर डाला जाए। एक्चुअली इसकी रीजन ये है कि इस टाइम ये गैलेक्सी खुद मूव नहीं कर रही है हमसे दूर। इस गैलेक्सी के नीचे जो स्पेस है ना, दैट्स मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पेशल रिलेटिविटी ऑब्जेक्ट्स को स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव करने से रोकती है, स्पेस को स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव करने से नहीं रोकती, जिसकी वजह से स्पेस इस गैलेक्सी को स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज लेकर जा रही है। और इस गैलेक्सी से दूर जो गैलेक्सीज होंगी, यानी आप इधर 2C भी निकाल सकते हैं, कुछ ऐसी गैलेक्सीज भी होंगी जो हमसे ट्वाइस द स्पीड ऑफ लाइट दूर जा रही हैं। हम मगर उन गैलेक्सीज को कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो हमसे लाइट फेंकती हैं, लाइट सी की स्पीड से हम तक आ रही है, जबकि जिस स्पेस के ऊपर बैठ के लाइट आ रही है वो स्पेस 2C की स्पीड से हमसे दूर जा रही है, जिसकी वजह से वो लाइट हमसे कभी हम तक पहुंच नहीं पाएगी। खैर, किसी को अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो आगे किसी वीडियो में मैं ये पॉइंट ज़्यादा डिटेल में भी वो करूंगा। मगर इधर मज़े की बात ये है कि देयर आर गैलेक्सीज फार अवे फ्रॉम अस approximately at the distance of 4300 megaparsec that are moving at the speed of light and even greater a speed than that of light. So that's an important point to keep in mind. And there is no contradiction with this. हमने पहली वीडियो में रेड शिफ्ट के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने डिफाइन किया था एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड the wavelength of light observed minus the wavelength of emitted light divided by the wavelength of emitted light, जो कि बराबर था v ओवर सी के। यानी ये क्वांटिफाई करता है कि एक आने वाली लाइट बीम कितनी रेड शिफ्ट, उसके अंदर कितनी रेड शिफ्ट आ गई है फ्रॉम द टाइम व्हेन इट वाज रिलीज, यानी उसकी वेवलेंथ कितनी खिंच गई है फ्रॉम द टाइम इट वाज रिलीज। अब ना यूनिवर्स के अंदर ना लाइट ऑटोमेटिकली ट्रेवल करते हुए रेड शिफ्टेड हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक लाइट अचीवली स्पेस के अंदर ट्रेवल कर रही होती है, तो थिंक ऑफ अ लाइट बीम ट्रेवलिंग इन स्पेस। सो ये हमारा यूनिवर्स है जिसके अंदर ये लाइट बीम ट्रेवल कर रही है। क्या होता है कि ये लाइट यूनिवर्स के अंदर है ना, और फर्ज करें ये यूनिवर्स का एक पॉइंट है जिसके ऊपर इसकी ये क्रेस्ट है, एक यूनिवर्स का ये पॉइंट है, एक यूनिवर्स का ये पॉइंट है, मतलब वैसे तो इनफिनिट पॉइंट्स हैं यूनिवर्स के, मगर ये 3 पॉइंट्स देख लें। अब जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये भी एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि यूनिवर्स टाइम के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है। इससे क्या होता है, इसकी जो फर्ज करें ये वेवलेंथ थी एट द टाइम ऑफ एमिशन, वैसे वेवलेंथ एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट का डिस्टेंस होता है, तो फर्ज करें ये वेवलेंथ थी एट द टाइम ऑफ एमिशन। अब यूनिवर्स ऑब्जर्वेशन के टाइम पे हम समझते हैं कि ये काफी बड़ा हो गया। ठीक है, ये यूनिवर्स फैल रहा था, और जब यूनिवर्स तकरीबन इतना फैल गया तो किसी ने ये लाइट बीम ऑब्जर्व की। मगर क्योंकि यूनिवर्स फैल रहा था, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने इधर पॉइंट बनाया है, इधर पॉइंट बनाया है, इधर पॉइंट बनाया है, ये भी एक दूसरे से दूर चले गए। ये पहला इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। तो लाइट क्योंकि इन्हीं स्पेस के अंदर ही ट्रेवल कर रही थी, तो लाइट जो है वो भी रेड शिफ्टेड हो जाएगी। यानी लाइट की जो वेवलेंथ है अब वो पहले से ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर किसी ने इस टाइम पर ये लाइट बीम ऑब्जर्व की होगी जब यूनिवर्स एक्सपैंड करके, यूनिवर्स टाइम में एक्सपैंड कर रहा है, तो जब यूनिवर्स टाइम में एक्सपैंड करके आफ्टर अ टाइम टी लेट्स से इतना ज्यादा बड़ा हो गया, तो लाइट की जो उसको वेवलेंथ नजर आएगी। अब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो गैलेक्सी दूर जा रही है, वो एक और प्रोसेस था। अब ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है कि स्पेस जो लाइट के नीचे एक्सपैंड करेगी, उसकी वजह से जो लाइट की वेवलेंथ है वो एक्सपैंड, वो बढ़ जाएगी, यानी लाइट स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि उसके नीचे जो स्पेस है
जिस अरीना में वो मूव कर रही है वो अरीना स्ट्रेच हो रहा है। देखें इस पिक्चर को देख के हमें महसूस हो रहा है कि रेड शिफ्ट और यूनिवर्स के साइज के दरमियान कोई रिलेशन होना चाहिए। अब यूनिवर्स के साइज को जो मैथमेटिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है वो स्केल फैक्टर है, यानी रेड शिफ्ट को प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्केल फैक्टर के। कोई भी फॉर्मूला अगर इन दोनों को रिलेट करेगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कम से कम होना चाहिए। अब वो एक्चुअल रिलेशन क्या है ये हम आगे जाके प्रूव करेंगे। एक्चुअल रिलेशन है z is equals to a of t naught divided by a of t e minus 1. A of t naught is the scale factor of the universe at the time of observation, and A of te is the scale factor of the universe at the time of emission. तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि जो z है यानी रेड शिफ्ट है वो प्रोपोर्शनल है ना सिर्फ स्केल फैक्टर के बल्कि रेशो ऑफ द स्केल फैक्टर एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द टाइम ऑफ एमिशन, यानी रिलेटिवली एमिशन के टाइम से अब तक यानी ऑब्जर्वेशन के टाइम तक यूनिवर्स कितना एक्सपैंड कर गया है, रेड शिफ्ट इसकी रेशो पर डिपेंड करती है। इस -1 को भी इग्नोर करें, ये एक्चुअली डेरिवेशन से आता है, तो जो डेरिवेशन हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करें कि यूनिवर्स का जो साइज है वो अब जब वो एमिट हुई थी लाइट उससे लेकर जब वो ऑब्जर्व हुई 3 गुना बढ़ गया हो अगर, ठीक है, यूनिवर्स का टाइम साइज अगर 3 गुना बढ़ गया हो फ्रॉम द टाइम ऑफ एमिशन टू द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो लाइट जब ऑब्जर्व होगी ना तो उसमें कितनी रेड शिफ्ट आई हुई होगी, उसके अंदर जो रेड शिफ्ट आई होगी वो होगी 3 - 1, क्योंकि ये रेशो अब 3 बन जाएगी और -1 करेंगे तो 2, यानी लाइट जिस वेवलेंथ से निकली थी अब उससे तकरीबन रिलेटिवली 2 टाइम्स उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इस ये रिलेशन है वेवलेंथ के बीच में, सॉरी रेड शिफ्ट के बीच में और यूनिवर्स के स्केल फैक्टर के बीच में। हम लोग ज़्यादातर क्या करते होते हैं कि आज के टाइम पर जो यूनिवर्स का स्केल फैक्टर होता है ना, ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, हम आज अपनी दूरबीन किसी गैलेक्सी के ऊपर रखते होते हैं ना, तो जब हम ऑब्जर्वेशन करते होते हैं तो हम तकरीबन आज के टाइम पर कर रहे होते हैं। तो आज के टाइम पर ना हम स्केल फैक्टर को 1 ले लेते होते हैं क्योंकि हमें यूनिवर्स का एक्चुअल साइज तो नहीं पता, तो हमें रेफरेंस के लिए स्केल फैक्टर की जो वैल्यू है एट द टाइम टुडे वो 1 ले लेते होते हैं। तो फिर हमारा ये जो रेड शिफ्ट फार्मूला होता है ना ये इस तरीके से बन जाता होता है कि z इज इक्वल टू 1 ओवर a ऑफ t माइनस 1। तो देखें अगर रेड शिफ्ट लेट सपोज अगेन 3 आ जाए, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a ऑफ t माइनस 1, और यहाँ से हम a ऑफ t निकाल सकते हैं। 1 को अगर मैं दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो ये मेरे पास 4 आ जाता है, हो जाता है 1 ओवर a ऑफ t के बराबर। इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो a ऑफ t मेरे पास 1 ओवर 4 आ जाता है एक्चुअली। इसका मतलब है कि अगर किसी लाइट बीम के अंदर 3 रेड शिफ्ट आई हुई है, क्योंकि हमने z को 3 पुट किया है अभी, अगर किसी लाइट बीम के अंदर रेड शिफ्ट 3 आई हुई है तो जो स्केल फैक्टर है यूनिवर्स का वो 1 ओवर 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू टूडेज स्केल फैक्टर। ठीक है, तो ये स्केल फैक्टर लेस देन 1 एक्चुअली आया है क्योंकि हमने आज की जो फैक्टर की वैल्यू है वो 1 ले ली है। तो हमारी कैलकुलेशन में जो स्केल फैक्टर आएगा ना, अगर वो 1/4 आता है तो वो बताएगा कि रिलेटिव टू टूडेज साइज जो यूनिवर्स का साइज है, जो एमिशन के टाइम पर यूनिवर्स का साइज था वो आज के वक्त से 1/4 टाइम कम था। अगर ये 1/5 वैल्यू आ जाती तो ये बता रहा होता कि एमिशन के टाइम पर जो यूनिवर्स का साइज था वो आज के यूनिवर्स के साइज से 1/5 टाइम कम था। तो इस तरीके से हम फिर इसको एमिट वो करते होते हैं। तो ए ऑफ टी जो है वो स्केल फैक्टर है एट द टाइम ऑफ एमिशन रिलेटिव टू द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए टी नॉट को 1 लेने से हमें ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। और इस इक्वेशन को बाय कन्वेंशन ज़्यादातर ना -1 को दूसरी साइड पर ले जाकर लिखा जाता है, यानी z+1 is equals to 1 over a of t. So this is the equation that we will use. Again, remember a of t is the scale of the universe at the time of emission. अब हम ये फार्मूला प्रूव करने लगे, मगर जिसको इंटुइटिवली ये फार्मूला समझ आ गया और वो कहता है कि वो इस डिटेल में इंटरेस्टेड नहीं है कि ये z एग्जैक्ट ये रिलेशन z+1 = 1 over a t क्यों है,
तो वो प्रूफ स्किप कर सकता है, मगर हम कंप्लीटनेस के लिए प्रूफ करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल प्रूफ होगा, बट स्टिक विद मी तो समझ आ जाएगा। प्रूफ शुरू करने के लिए हमें पता है कि कोई भी जनरल रिलेटिविटी का प्रूफ हो या ज़्यादातर प्रूफ्स हों, वो मैट्रिक से स्टार्ट होते हैं। तो पहले तो हम मैट्रिक लिखेंगे, माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस टी, एंड देन वी हैव डी आर स्क्वायर प्लस एस कैपा आर स्क्वायर डी ओमेगा स्क्वायर। तो ये यूनिवर्स का मैट्रिक लिख के हम शुरू करेंगे। इसके बाद हम लाइट की रेड शिफ्ट में इंटरेस्टेड हैं, यानी हम लाइट के पाथ में इंटरेस्टेड हैं। तो फॉर लाइट हमें पता है कि डी एस को ज़ीरो लेना है, ये ज़ीरो आ जाएगा। और हम लाइट के रेडियल पाथ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इसलिए ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन रेडियल पाथ्स। हम उसके एंगुलर, उसने कैसे कैसे गैलेक्सीज के बीच में मोड़ के आई है, उसमें हम इतने इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी डी आर स्क्वायर, ये हमारे पास फिर इक्वेशन ऑफ लाइट बन जाती है, डी एस को ज़ीरो डालने के बाद और एंगुलर फैक्टर को ज़ीरो डालने के बाद। अब क्या है कि हमारे पास, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मज़ीद, सी स्क्वायर वाले फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी एंड डी आर स्क्वायर। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ये स्क्वायर्स खत्म हो जाएंगे, सी डी टी इक्वल्स ए ऑफ टी डी आर। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, मगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स मुझे बड़ी समझदारी से डालनी पड़ेंगी। उसके लिए मुझे एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से इंटीग्रेशन की लिमिट्स डालूँ, वो मॉडल डिसाइड करेगा। अब फर्ज करें हम इधर अगर यूनिवर्स के सेंटर में खड़े हैं और एक गैलेक्सी हमसे किसी फासले पर है, लेट्स सपोज उसका जो रेडियल डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, अगेन अब मैं कोऑर्डिनेट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, तो उसका जो रेडियल कोऑर्डिनेट है वो आर है। तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड भी करेगा तो ये आर चेंज नहीं होगा। और आप फर्ज करें ये किसी टाइम टी ई के ऊपर, जिसको हम एमिशन टाइम कहेंगे, ये लाइट एमिट करती है, ठीक है। ये इसने लाइट एमिट की, इसको मैं येलो कलर से शो करता हूँ, ये हमारे पास लाइट आ रही है टाइम टी ई के ऊपर, ठीक है। और लाइट ट्रेवल करेगी, हम तक आती रहेगी, सी की स्पीड से लाइट ट्रेवल करके हम तक आएगी। और जब तक लाइट हम तक आ रही होगी, यूनिवर्स एक्सपैंड भी कर जाएगा। तो जब लाइट ये हम तक पहुंचेगी, और जब लाइट हम तक पहुंचेगी वो कौन सा टाइम होगा, ऑब्जर्वेशन का टाइम होगा। तो ये लाइट हम तक पहुंचेगी, मगर ये यूनिवर्स के एक्सपैंड करने के साथ साथ इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो भी एक्सपैंड हो जाएगी। तो सपोज ये अगर लैम्डा ई वेवलेंथ से चली थी, यानी इसकी जो स्टार्टिंग वेवलेंथ थी वो लैम्डा ई थी, यानी एमिशन टाइम के ऊपर वेवलेंथ होगी वो, तो इसकी जो हमारी ऑब्जर्वेशन के वक्त इसकी जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा ओ होगी, जो कि ऑब्जर्वेशन के टाइम पर वेवलेंथ है। और जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उसको मैं टी ओ से डिनोट करूंगा, यानी ये ऑब्जर्वेशन टाइम है। मगर इतनी देर में जब तक ये लाइट हम तक पहुंच रही है, यूनिवर्स काफी ज्यादा एक्सपैंड कर गया होगा। सपोज ये गैलेक्सी अगर बहुत दूर थी हमसे, तो यूनिवर्स काफी ज्यादा एक्सपैंड कर गया होगा, तो ये गैलेक्सी पर एक्सपैंड करके हमसे दूर चली गई होगी। उतनी देर में ही तो लाइट ने एक्सपैंड किया, लाइट ने खुद भी स्ट्रेच किया और उसकी वेवलेंथ चेंज हुई है। तो मगर रेडियल डिस्टेंस क्या होगा, इसका रेडियल कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिकॉज वी हैव सेट सच अ नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर रेडियल जो डिस्टेंस है इसकी डेफिनेशन ही चेंज नहीं होती, इसी को इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसका रेडियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आर ही रहेगा। वो जब इसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब एक्चुअल डिस्टेंस आता है। तो ये हमारा मॉडल है। अब मुझे दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट करने के लिए हिंट्स तो मिल गए हैं, मगर इंटीग्रेट करने से पहले मैं जितने भी टाइम के फंक्शंस हैं उनको एक साइड पर रखना चाहता हूँ, यानी ए ऑफ टी को मैं इधर आके डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि टाइम पर अगर मैंने इंटीग्रेशन करनी है तो टाइम के जितने भी फंक्शंस हैं वो एक साइड पर हों। ये बेसिक इंटीग्रेशन की नॉलेज है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी डी टी डिवाइडेड बाई ए ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी आर, ठीक है। अब मुझे इंटीग्रेट करने के लिए हमारी पिक्चर से हिंट मिल गया है, मैं टाइम ऑफ एमिशन से लेकर और टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन तक इंटीग्रेट कर सकता हूँ,
और इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ 0 से लेकर r तक, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस जिस गैलेक्सी से ये चली थी या जिस पॉइंट से ये लाइट चली थी वो कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हुआ। तो अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। देखिए ये इंटीग्रल हम परफॉर्म तो तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें ए ऑफ टी की एक्सप्लिसिट टाइम के अंदर फॉर्म ना पता हो, मगर हम जनरल रिलेशन निकालना चाह रहे हैं तो हमें इस प्रूफ के अंदर ये रिलेशन फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, दूसरी साइड पर हम आर लिख सकते हैं। अब हर मैथमेटिकल प्रूफ्स के अंदर कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं। हम दोबारा उस रिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे जो भी हमारे पास आया है, नेमली सी ऑफ डी टी डिवाइड बाई ए ऑफ टी इज इक्वल टू डी आर। पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमने ये निकाल लिया, अब हम एक्चुअली इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे और इसकी लिमिट्स थोड़ी सी चेंज करेंगे। अगेन ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है, अभी और भी मैथमेटिकल ट्रिक्स इसमें यूज होंगे, इसलिए मैंने कहा था दिस इज अ लिटिल हार्ड ऑफ एन प्रूफ ऑफ अ प्रूफ। हमारी इसके लिए इन इक्वेशंस को मैं नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, और अब जो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे इससे मज़ीद इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज करके उसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इसको याद रखिएगा। और अब हम इक्वेशन 2 डिराइव करने की कोशिश। इक्वेशन 2 डिराइव करने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये फर्ज करें मैंने एक लाइट बीम बनाई है, एक लाइट बीम के ऊपर जो एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा के बराबर होता है, जो उसकी वेवलेंथ होती है। जितना टाइम लगता है ना इस बीम के ऊपर किसी एक क्रेस्ट को एक लैम्डा का डिस्टेंस क्रॉस करने में, यानी हमें पता है ना कि ये वेव आगे जा रही है विद स्पीड सी, क्योंकि लाइट सी की स्पीड से चलती है। तो जितने टाइम में ये एक लैम्डा का डिस्टेंस मजीद कवर करेगी ना, यानी ये लाइट बीम आगे जाकर और इसकी क्रेस्ट आगे मूव करके इधर आ जाएगी, ठीक है, कुछ देर बाद, ठीक है। जितना इसको टाइम लगा होगा ना अपनी ही वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर करने में, उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। उसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूँ। और टाइम पीरियड फिर किस चीज के बराबर होगा, बिल्कुल हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड टाइम्स टाइम। डिस्टेंस वेवलेंथ का है, टाइम पीरियड डिफाइन ही ऐसे किया हुआ है कि दिस इज द टाइम फॉर सम पॉइंट ऑन द क्रेस्ट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। तो टाइम हमारे पास टाइम पीरियड के बराबर होगा। और यहाँ से हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि लाइट बीम का जो टाइम पीरियड होगा किसी, वो होगा लैम्डा ओवर सी के बराबर। ये वो टाइम है जिसके अंदर एक वेवलेंथ का डिस्टेंस लाइट कवर करती है। ये बहुत थोड़ा सा टाइम होता होगा क्योंकि लाइट बहुत तेजी से मूव करती है, और कोई बहुत ज्यादा से ज्यादा भी लाइट की वेवलेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती। तो क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा तेजी से मूव करती है तो ये टाइम बहुत थोड़ा होता है। अब टाइम ऑफ एमिशन पे अगर वेवलेंथ डिफरेंट थी जो कि लैम्डा ई के बराबर थी, तो हमारे पास टाइम पीरियड भी डिफरेंट हो जाएगा, वो टी ई के बराबर होगा। क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट थी, स्पीड सेम थी, तो टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर भी हम इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय सी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, क्योंकि अब जो हम लिमिट्स यूज करेंगे हमारी इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 2 डिराइव करने के लिए, वो उनमें इन क्वांटिटीज का हम यूज करेंगे। अब हम इससे मजीद आकर डेरिवेशन करते हैं। अब जो मैं लिमिट्स यूज करूंगा वो होंगी फ्रॉम द टाइम ऑफ एमिशन प्लस द टाइम पीरियड, जिसको मैं डिनोट कर सकता हूँ लैम्डा ई ओवर सी से, यानी टाइम ऑफ एमिशन प्लस द टाइम पीरियड टू द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस ए टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम आगे एमिशन का हम देख रहे हैं और बहुत थोड़ा सा टाइम आगे हम ऑब्जर्वेशन का देख रहे हैं। ये इसी इक्वेशन को क्योंकि मैंने इंटीग्रेट किया है पीछे वाली, तो ये हो जाएगा सी डी टी ओवर ए ऑफ टी। ये बस एक मैथमेटिकल ट्रिक है, आप देखिएगा कि इसको कैसे हम आगे यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे हम इसको, ये जो हमने लिमिट ली है। तो आगे जो अगला इंटीग्रल होगा वो तो आर में हमने लेना है। अगेन टाइम जैसे मर्जी जो मर्जी हो, जो हमारा आर कोऑर्डिनेट होता है वो चेंज नहीं होता, तो इसलिए इसको तो हम अभी भी 0 से आर तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारी इंटीग्रल बन जाएगा टी नॉट प्लस लैम्डा नॉट ओवर सी, फिर टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी, सी डी टी डिवाइडेड बाय ए ऑफ टी इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसका फिजिकल मतलब समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक मैथमेटिकल ट्रिक किया मैंने, मगर अभी देखिएगा हम इन दोनों इक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं।
तो ये दोनों इक्वेशंस हमने डिराइव किए हैं। अब गौर करेंगे ये दोनों आर के बराबर है, ये इक्वेशन भी आर के बराबर है और दूसरी इक्वेशन भी आर के बराबर है, यानी ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। मगर ये सी क्योंकि कांस्टेंट है तो ये कट जाएंगे, तो इनको मैं यहाँ पर गायब भी कर देता हूँ। अब हमें एक आखिरी मैथमेटिकल ट्रिक यूज करनी है। हम एक टर्म को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करने लगे। अगेन ये प्योरली एक मैथमेटिकल ट्रिक है। जो टर्म होगी टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी टू टी नॉट डी टी ओवर ए ऑफ टी। अगेन एक टर्म को दोनों साइड्स को सब्ट्रैक्ट करने से हम कोई मैथमेटिकल लॉ नहीं ब्रेक कर रहे। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ। इक्वेशन 3 की बोथ साइड्स पे जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी टी ई से टी नॉट डी टी ओवर ए ऑफ टी। तो फिर ये सब्ट्रैक्ट होगी इसमें, जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये होगी टी ई से लैम्डा ई ओवर सी टू टी नॉट डी टी ओवर ए ऑफ टी। अगेन इसकी जो सेकंड साइड होगी वो है टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी टू टी नॉट प्लस लैम्डा नॉट ओवर सी डी टी ओवर ए ऑफ टी। इसमें से भी ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी टू टी नॉट डी टी ओवर ए टी। इतनी ब्यूटीफुल आगे ये डेरिवेशन चलेगी ना, बस अब हम कुछ कैलकुलस के लॉज यूज करेंगे, इंटीग्रल की कुछ आइडेंटिटीज यूज करेंगे और ऐसे अचानक से हमारे पास रेड शिफ्ट ऑफ लाइट और ए ऑफ टी का रिलेशन आ जाएगा। तो बियर विद मी है। जो हम इंटीग्रल कैलकुलस के दो थ्योरम्स यूज करेंगे ना, वो तो ये है कि अगर कोई भी फंक्शन हो, लेट्स सपोज हम फंक्शन ऑफ टाइम का जिक्र करते हैं, ये देखें ये भी फंक्शन ऑफ टाइम ही है ए ऑफ टी जो है। तो कोई भी अगर फंक्शन हो जिसकी लिमिट ए से लेकर बी तक जा रही हो, तो हम उसकी लिमिट स्किप कर सकते हैं और वो माइनस साइन बीच में डाल सकते हैं, यानी लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी बराबर होता है लिमिट माइनस द इंटेग्रल एज लिमिट गोज फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। एक ये हम यूज करेंगे, इसको मैं आइडेंटिटी ए कह देता हूँ, आई ए। और एक और हम यूज करेंगे आइडेंटिटी, वो ये होगी कि अगर हमारी इंटेग्रल की लिमिट्स जाती हैं फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन हमारा एफ ऑफ टी डी टी है, और ये ऐड हो रहा है किसी इंटेग्रल में जिसकी लिमिट्स जाती हैं फ्रॉम बी टू सी और फंक्शन सेम है, तो हम इस बी वाली इंटेग्रल को पूरा भुला सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ए टू सी। क्योंकि बी से गुजरता हुआ ये खुद ही चला जाएगा इंटेग्रल, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं ए टू सी एफ ऑफ टी डी टी के। जिसने भी थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ा हुआ है, कैलकुलस टू, उसको ये दोनों आइडेंटिटीज पता होंगी। तो ये दोनों आइडेंटिटीज हम अभी यूज करेंगे। अब जो सबसे टॉप पर हमने अभी इक्वेशन डिराइव की है, इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ। और मैं आइडेंटिटी 1 यूज कर रहा हूँ इस रेड वाली क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर यानी मैं आइडेंटिटी ए, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ और मैं लिमिट्स ऑफ इंटेग्रल चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये हमें दे देगा फ्रॉम टी ऑफ ई टू टी नॉट डी टी ओवर ए ऑफ टी। अब ये क्योंकि माइनस साइन आना है, मगर इसके पीछे भी एक माइनस साइन खड़ा है, तो जब इंटेग्रल्स की लिमिट शिफ्ट होंगी तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी नॉट, क्योंकि इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो गई है जिसकी वजह से एक माइनस साइन आएगा, तो इंटू टी ई, टी नॉट से लेकर टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी डी टी ए ऑफ टी, ठीक है। और ये बराबर होगा, अब दूसरी साइड पर आ गया, अभी इक्वेशन 4 की आप दूसरी साइड पर देखें, इधर भी मैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल चेंज करूंगा, मगर इधर ये जो पहला इंटीग्रल है इसकी मैं लिमिट्स चेंज करने लगा हूँ। तो पहले इंटीग्रल की अगर मैं राइट साइड के पहले इंटीग्रल की अगर मैं लिमिट्स चेंज करूंगा तो ये एक माइनस साइन आ जाएगा और ये हमें दे देगा टी नॉट प्लस लैम्डा नॉट ओवर सी टू टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी डी ऑफ टी ए ऑफ टी। और हमारे पास आ जाएगा माइनस टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी टी नॉट डी टी ओवर ए ऑफ टी, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने आइडेंटिटी ए यूज करके
इसकी एक तो चेंज की है, वो यहाँ पर शो हो रहा है, और इसकी लिमिट चेंज की है, वो यहाँ पर शो हो रहा है, यानी लिमिट स्वैप की है, जिसकी वजह से माइनस साइन तो है कुछ। अब हम आइडेंटिटी बी यूज करेंगे। पहले तो देखें कि अगर मैं इस वाली टर्म के ऊपर, ये मैं ब्लू में लेट्स सपोज करता हूँ कि अगर मैं आइडेंटिटी बी यूज करूँ इधर, ठीक है, देखिए ये टी ई से टी नॉट तक जा रहा है, और फिर टी नॉट से इंटेग्रल जा रहा है टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी तक। तो मैं टी नॉट को पूरी तरह भुला ही सकता हूँ, तो ये बन जाएगा टी ई से टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी डी टी ओवर ए ऑफ टी, ठीक है। और दूसरी साइड किस चीज के बराबर हो जाएगी, लेट्स से मैं दूसरी साइड को किसके अंदर करूं, पर्पल के अंदर कर लेते हैं, ठीक। अब इधर मुझे ये आइडेंटिटी बी लगाने के लिए माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये इरेज हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, और इधर मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, पीछे माइनस साइन है हमारे पास, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इधर आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ अपनी ई ऑफ पी, देखें ये भी टी ऑफ ई प्लस लैम्डा ई सी है, और दूसरा इंटीग्रल जो इसमें ऐड हो रहा है उसके नीचे टी ऑफ ई प्लस लैम्डा ई सी, तो हम इसको भुला ही सकते हैं, तो ये माइनस, और इसको क्योंकि मैं पर्पल में करने लगा था तो लेट्स चूज पर्पल, तो माइनस टी ऑफ ओ प्लस लैम्डा ओ सी टू टी ओ डी टी ओवर ए ऑफ टी, ये हमारे पास बन जाएगा इधर। सो नाउ व्हाट, अब मैं इधर दोबारा इंटीग्रल की लिमिट स्वैप कर रहा हूँ और पूरी को ब्लैक में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा टी ई टू टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी डी ऑफ टी ए ऑफ टी, और दोबारा इंटीग्रल की लिमिट इधर स्वैप करते हुए, तो ताकि दोबारा माइनस साइन खत्म हो जाए, ये हो जाएगा टी नॉट टू टी नॉट प्लस लैम्डा नॉट ओवर सी डी ऑफ टी ओवर ए ऑफ टी, ठीक है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है, हमारा प्रूफ तकरीबन खत्म हो गया है। अब बस इस इक्वेशन के अंदर एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन यूज करना जरूरी है। देखें पहला इंटीग्रल जा रहा है फ्रॉम टी ऑफ ई टू टी ऑफ ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी, और ये इंटीग्रेट किसको कर रहा है, यूनिवर्स के स्केल फैक्टर को इंटीग्रेट कर रहा है। मगर अभी मैंने आपको बताया था टी ऑफ ई से टी ऑफ ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी, यानी लैम्डा ई ओवर सी तो टाइम पीरियड है किसी लाइट बीम का। टाइम पीरियड तो इतना छोटा होता है कि ये बहुत ही कम टाइम है, यानी टी ऑफ ई से टी ऑफ ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी तक बहुत थोड़ा टाइम गुजरा है। लाइट तो एक टाइम पीरियड बहुत कम टाइम में कवर कर लेती है, तो ये तो ना होने के बराबर टाइम है। इस टाइम में यूनिवर्स एक्सपैंड खासा किया ही नहीं होगा, तो इस टाइम, ये जो टाइम ऑफ एमिशन है, क्योंकि ये इंटीग्रल टाइम ऑफ एमिशन से टाइम ऑफ एमिशन प्लस टाइम पीरियड ऑफ एमिशन के दरमियान है, तो इस टाइम पर जो स्केल फैक्टर है इस टाइम पर वो ए ऑफ टी के बराबर है, तो एट द टाइम ऑफ एमिशन। और इस टाइम देखें अगला इंटीग्रल देखें, वो हमारे पास क्या है, टी नॉट से टी नॉट प्लस लैम्डा नॉट ओवर सी तक जा रहा है, ये भी बहुत थोड़ा टाइम है। इस टाइम में भी स्केल फैक्टर जितना होगा वो इतने टाइम में चेंज नहीं हुआ होगा, तो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन पे अगर स्केल फैक्टर ए नॉट है तो हम इसके अंदर वो पुट कर सकते हैं, यानी हम स्केल फैक्टर को अब कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये स्केल फैक्टर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ये हमारी फिजिकल इंटरप्रिटेशन थी इसकी, जिसको हम यूज करके अब स्केल फैक्टर अपना उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्केल फैक्टर की वैल्यू पुट करता हूँ, टी ऑफ ई से लेकर टी ऑफ ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी, यानी टाइम ऑफ एमिशन से लेकर टाइम ऑफ एमिशन प्लस टाइम पीरियड गुजरने के टाइम तक यूनिवर्स इतना चेंज ही नहीं हुआ कि स्केल फैक्टर की जो उस टाइम वैल्यू थी, यानी टाइम ऑफ एमिशन पर वैल्यू थी, वो को खास चेंज हुई हो। दूसरा ये इधर भी ऐसे कर सकते हैं कि टी नॉट से लेकर टी नॉट प्लस लैम्डा नॉट ओवर सी तक इतना यूनिवर्स चेंज ही नहीं हुआ, जितना ऑब्जर्वेशन के टाइम पर यूनिवर्स का साइज था उतना ही है, उतना ही रहा होगा इस पूरे इंटीग्रल के दरमियान। तो हम इसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं और एज को कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, यानी हम एज को इंटीग्रल्स के बाहर ला सकते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त हमने फिजिकल इंट्यूशन यूज़ की है, इसीलिए यहाँ तक ही लाने के लिए हमने ये सारी मैथमेटिकल ट्रिक्स की थी। तो ये ए ऑफ टी ई बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा टी ई से टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी डी टी, और दूसरा भी ये वन ओवर ए ऑफ टी नॉट भी बाहर आ जाएगा, जो कि होगा टी नॉट से टी नॉट प्लस लैम्डा नॉट ओवर सी डी टी,
तो इंटीग्रल हम परफॉर्म कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए ऑफ टी ई। तो पहली लिमिट माइनस सेकंड लिमिट आ जाएगी क्योंकि ये सिंपल टी के बराबर आएगा और फिर लिमिट्स पुट कर देंगे हम। तो वो लिमिट्स में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो ये टी ई प्लस लैम्डा ई ओवर सी माइनस टी ई आ जाएगा इस साइड पर, और दूसरी साइड पर 1 ओवर ए टी नॉट। इधर भी हमारे पास लिमिट्स जब पुट होंगी लैम्डा नॉट ओवर सी माइनस टी नॉट। अगेन इधर टी नॉट से टी नॉट कैंसिल, इधर टी ई से टी ई कैंसिल। इधर हमारे पास फिर क्या बचता है, ये हो जाएगा 1 ओवर ए टी ई टू लैम्डा ई ओवर सी इज इक्वल टू 1 ओवर ए टी नॉट इंटू लैम्डा नॉट ओवर सी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं ए ऑफ टी नॉट को दूसरी साइड पर लेकर आ रहा हूँ, यानी इधर ये हो जाएगा ए ऑफ टी नॉट डिवाइडेड बाय ए ऑफ टी ई, और लैम्डा ऑफ ई को मैं दूसरी साइड पर लेके जा रहा हूँ, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ओवर लैम्डा ई। अब जरा इसको रेड शिफ्ट के फॉर्मूला से कंपेयर करें। रेड शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, वो था z इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा ई ओवर लैम्डा ई। अब मैं ज़रा इस रेशियो को अगर खोल के लिखूं तो ये लैम्डा नॉट ओवर लैम्डा ई माइनस वन के बराबर हो जाता है। और अगर मैं z को दूसरी तरफ वन को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये मेरे पास आ जाता है z प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ओवर लैम्डा ई। ये रेशियो जो है यानी ये इसके बराबर है, तो हम इसको इधर डाल लेते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, ए ऑफ टी नॉट डिवाइडेड बाय ए ऑफ टी ई इज इक्वल्स टू z प्लस वन। और अगर हम ए ऑफ टी नॉट को यानी ऑब्जर्वेशन का जो टाइम है उसको आज का टाइम समझ लें, तो हम ए ऑफ टी नॉट को 1 ले सकते हैं, फिर हमें ए ऑफ टी ई को कोई नाम नहीं देना पड़ेगा ख़ास, तो पुटिंग ए ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू 1 फॉर रेफरेंस। इसको फिर हमें अगर कोई ख़ास नाम नहीं देना तो उसको चले हम रेड में लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है। ए ऑफ टी नॉट 1 होगा तो 1 ओवर ए ऑफ टी ई। अब टी ई भी नहीं करना, बस इसको टी कर लेते हैं, हमें पता है टाइम ऑफ एमिशन बन जाता है z प्लस वन। ये हमने प्रूफ कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ था QED। इसका प्रूफ वैसे मैंने कंप्लीशन के लिए डाला है, किसी को डेरिवेशन समझ आई है या नहीं आई या कुछ बातें रह गई हैं तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे। बात ये है कि इसको यूज़ करना आना चाहिए और इसका मतलब पता होना चाहिए फिजिकल। ये जो ए ऑफ टी है ये टाइम ऑफ एमिशन है। अगर z प्लस वन पॉजिटिव आ जाता है तो हम इसको इन्वर्ट करके देखेंगे, z प्लस वन अगर 3 है तो उसको इन्वर्ट करके देखेंगे, तो हमारे पास हमें पता चलेगा कि ये उस टाइम का यूनिवर्स है जब यूनिवर्स 1/3 इट्स ओरिजिनल टाइम था। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, उसमें हम कॉस्मिक डायनामिक्स की जो इक्वेशन है वो डिराइव करेंगे, यानी फ्रीडमान इक्वेशन उसको कहते हैं, वो डिराइव करेंगे। वो बताती है कि यूनिवर्स का स्केल फैक्टर, यूनिवर्स के अंदर जो मुख्तलिफ स्टार्स, प्लैनेट्स, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है उसकी वजह से कैसे अफेक्ट होता है, यानी यूनिवर्स का फैलाव यूनिवर्स के अंदर जो मटेरियल है उससे कैसे अफेक्ट होता है। जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव, स्पेस टाइम की एक्सपेंशन की वजह से मैटर फैल रहा है, हमसे दूर जा रहा है, बट मैटर ऑल्सो टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। तो किस तरीके से ये फैलेगा, कर्व करेगा, क्या करेगा, वो मैटर स्पेस टाइम को बताता है। तो जो इक्वेशन इन दोनों चीज़ों को रिलेट करती है, मैटर को स्पेस टाइम के साथ रिलेट करती है, वो हम अगले लेक्चर में डिराइव करेंगे। तो लेट्स सी यू देयर।